गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर वंदना अकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमारे जितने भी जो हेट्रो एटम्स हैं उनमें हमें किस तरह से वेरिएशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स के अंदर देखने को मिल रहा है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने एनओ मॉलिक्यूल लिया था, आज हम कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 1s2 2s2 2p2, यानी कि इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से यदि हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन परमाणु में हमें कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं? 1s2 2s2 2p4, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर बच्चों इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पर देखिए कि जिसकी विद्युत ऋणता अधिक होती है उसका उसके जो हम ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम नीचे रखते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पर जो एनर्जी है वो नाइट्रोजन के कंपैरेटिवली इसको हमने नीचे की तरफ रखा है। अब यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे 1s2 2s2 2p2, यानी कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 1s में आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2p में आ गए कार्बन के लिए, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2p ऑर्बिटल्स के अंदर हैं। इसी तरह से यदि ऑक्सीजन की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 के अंदर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे 2s के अंदर है, और 4 इलेक्ट्रॉन हमारे 2p ऑर्बिटल्स के अंदर आते हैं। अब बच्चों यहाँ आप वेरिएशन देखिए कि ये यदि हम इस डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा कि जो हमारा सिग्मा 2s बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसका जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसकी जो ऊर्जा होती है वो p ऑर्बिटल के जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं उनसे भी ज़्यादा होती है। यहाँ आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, यानी कि सिग्मा स्टार 2s की जो एनर्जी है वो सिग्मा 2pz, सिग्मा 2px और सिग्मा 2py से ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर आप डिफरेंस देखिए कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में किस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। हुंड के नियम के अनुसार ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में जो जो ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं उसी के अनुसार हमें इनमें इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। यानी कि अब यहाँ पर हम जब इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास? ऑक्सीजन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन है, और हमारा जो कार्बन है उसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी 8 + 6 = कितना हुआ? 14, यानी 14 इलेक्ट्रॉन है। अब 14 इलेक्ट्रॉनों को हमको इसके अंदर भरना है। 14 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ माइनस कर दो। अब इन दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचे। अब इन 10 इलेक्ट्रॉन को हमको ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम के अंदर भरना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि 2 हम सिग्मा 2s ऑर्बिटल के अंदर भरेंगे, तो उसके बाद में हम सिग्मा 2px के अंदर भरेंगे, उसके बाद में हम 2py के अंदर भरेंगे, 2pz के अंदर भरेंगे, और साथ के साथ इनमें कपलिंग होती जाएगी, और लास्ट में जाके हम जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2s सिग्मा स्टार के अंदर भरेंगे। अब इसे समझने के लिए बच्चों देखिए कि जो CO अणु का आणविक कक्षक आरेख हमने पीछे देखा है, इसमें अणु में 2s तथा 2p के मध्य ऊर्जा अंतर कम होता है, जिसमें कि जो सिग्मा 2s स्टार है, यानी कि जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, उसकी जो ऊर्जा होती है वो 2px और 2py कक्षक से ऊपर आ जाती है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किस तरह से लिखेंगे हम? सिग्मा 2s का होल स्क्वायर, सिग्मा 2pz का होल स्क्वायर, पाई 2px का होल स्क्वायर, पाई 2py का होल स्क्वायर, और सिग्मा 2s का होल स्क्वायर। यदि हम इसका बंधक्रम देखें तो 8 - 2 = 3। CO अणु में बंधक्रम 3 होने से यह एक बहुत स्थायी गैस है तथा CO के स्थायित्व को संयोजकता बंध सिद्धांत से नहीं समझाया जा सकता था। अब CO अणु में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अतः यह एक प्रतिचुंबकीय है। हमने पीछे डायग्राम में देखा था कि जितने भी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं उन सभी के अंदर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो चुका था। अब CO की जो बंध ऊर्जा है वो होती है 256 किलो कैलोरी पर मोल, और इसकी जो बंध लंबाई है वो 1.13 एंगस्ट्रॉम के अप्रॉक्स होती है। यदि हम CO+ आयन की बात करें तो CO में
एक इलेक्ट्रॉन कम करने पर CO प्लस प्राप्त होता है। यानी कि यदि अभी हमारे पास ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन थे और कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल 14 इलेक्ट्रॉन थे। उन 14 इलेक्ट्रॉन में से हम एक माइनस कर देंगे, यानी कि अब हमारे पास 13 इलेक्ट्रॉन है। अब यदि हम इनको भरें 2 2 2 2 और 1, यानी कि जो हमारा सिग्मा स्टार है, जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, उसमें अब एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है। तो अब इसका बंध क्रम क्या हो गया? बंध क्रम 8 - 5/2 = 3.5 हो गया। इस प्रकार कार्बन मोनोऑक्साइड का बंध क्रम 3 होता है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड आयन का जो है 3.5 होता है। इससे स्पष्ट होता है कि CO पॉजिटिव का स्थायित्व CO की तुलना में अधिक होता है। यही कारण है कि CO प्लस की बंध लंबाई कितनी है? 101.115 एंगस्ट्रॉम के करीब होती है, जबकि जो हमारा जो CO है उसकी बंध लंबाई 1.28 के एंगस्ट्रॉम के अप्रॉक्स होती है, क्योंकि इनका जो बॉन्ड ऑर्डर है उसमें डिफरेंस होता है। CO के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3 है, जबकि CO प्लस के लिए 3.5 होता है। अब चूंकि इसके अंदर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में उपस्थित है, इस वजह से ये अणु अनुचुंबकीय होता है। अब बच्चों, आपके सिलेबस में जो भी मेंशन थे उन सभी होमो एटम और हेट्रो एटम दोनों के जितने भी जो मॉलिक्यूल्स थे, उन सब के हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स को डिस्कस किया। अब हम संयोजकता बंध सिद्धांत और अणुकक्षक सिद्धांत की तुलना करेंगे। तो दोनों में समानताएं क्या है, पहले इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम ये डिस्कस करेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। तो दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों सिद्धांत सहसंयोजक बंध की व्याख्या करते हैं, यानी कि दोनों ही जो थ्योरीज दी गई हैं, चाहे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करें, चाहे हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करें, दोनों ही जो है सहसंयोजक बंध को समझाता है। साथ ही दोनों सिद्धांत के अनुसार सहसंयोजक बंध दिशात्मक होते हैं, ये दोनों ही थ्योरी क्लियर करती है। साथ ही दोनों सिद्धांत ये मानते हैं कि लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षकों के मध्य अतिव्यापन होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों थ्योरी में ये कहा गया है कि जो अतिव्यापन होगा वो लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षकों के बीच में होगा। यदि अतिव्यापन करने वाले जो कक्षक हैं उनकी ऊर्जा में बहुत अधिक अंतर आ जाता है, तो वहां पर अतिव्यापन नहीं होगा। अगला पॉइंट हमारा आता है, दोनों सिद्धांतों के अनुसार जो भाग लेने वाले कक्षक हैं वो समान सममिति के होने चाहिए। 5th पॉइंट है, इस सिद्धांत के अनुसार जितना अधिक अतिव्यापन होगा बंध उतना ही अधिक प्रबल होगा। ये बात वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर भी समझाई गई थी और ये बात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के आधार पर भी समझाई गई है कि जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही बंध जो है वो स्ट्रॉन्ग बनता है। लास्ट पॉइंट है कि इन सिद्धांतों के अनुसार बंध निर्माण में के बाद बंधित नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि जो पार्टिसिपेट करते हैं जो एटम्स आपस में, चाहे हाइब्रिडाइजेशन हो या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के आधार पर हमने समझा है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वहाँ पर बढ़ा देते हैं। अब बच्चों, ये तो हमने बात करी थी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या क्या समानताएं थी। अब अगला पॉइंट आता है हमारा कि दोनों के बीच में असमानता क्या है। तो फर्स्ट है संयोजकता बंध सिद्धांत, दूसरा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस सिद्धांत में, संयोजकता बंध सिद्धांत में, दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के तरंग फलन के संयोग से अंतर परमाणुविक कक्षक बनते हैं, अर्थात दोनों परमाणुविक कक्षकों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के मध्य साझे में रहते हैं, जबकि अणु कक्षक सिद्धांत में संयोजकता के परमाणुविक कक्षक जो हैं LCAO विधि द्वारा आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। यानी कि यहाँ पर आणविक कक्षक बनते हैं जबकि यहाँ पे परमाणुविक कक्षक बनते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि जो परमाणुविक कक्षक हैं वह एक केंद्र की यानी कि मोनोसेंट्रिक होते हैं, जबकि जो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर जो आणविक कक्षक हैं वो बहुकेंद्र की यानी पॉलीसेंट्रिक होते हैं। थर्ड पॉइंट है कि बंध बनाने के बाद भी परमाणु अपनी पहचान रखते हैं, और यहाँ पर क्या है कि परमाणु के संयोग के पश्चात परमाणुविक कक्षकों की अलग पहचान समाप्त हो जाती है। ये डिफरेंस है कि यदि हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करें तो वहाँ पर बंध बनने के जो आपका परमाणु है बंध बनने के बाद भी अपनी पहचान रखता है, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार वह अपनी पहचान खो देते हैं। अगला पॉइंट आता है कि फोर्थ पॉइंट है बच्चों
यह सिद्धांत B2 और O2 अणु की अणुचुंबकीय प्रवृत्ति को समझा नहीं पाया। यानी ये VBT की बात है कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो B2 मॉलिक्यूल और O2 मॉलिक्यूल जो कि चुंबकीय प्रवृत्ति रखते थे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते थे, उसको ये क्लियरली समझा नहीं पाया। जबकि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, इस सिद्धांत द्वारा B2 तथा O2 अणु की अणुचुंबकीय प्रकृति को आसानी से समझाया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट है, यह सिद्धांत N2CO आदि अणुओं के स्थायित्व नहीं समझा पाया। यानी कि नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी और कार्बन मोनोऑक्साइड की स्टेबिलिटी की यदि हम बात करें तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसको क्लियर नहीं कर पाई। वहीं यदि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करें तो N2 और CO अणुओं के जो स्थायित्व है उसकी व्याख्या को ये बहुत आसानी से कर सका। इसी तरह से जो हमारा अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है कि यह सिद्धांत विषम इलेक्ट्रॉन अणुओं को बनना नहीं समझा पाया। यानी कि जो NO है, आप ये देखिए कि NO किस तरह से बनता है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जो H2+ है उसको एक्सप्लेन नहीं करा। He2+ मॉलिक्यूल बनता है, उसको ये एक्सप्लेन करने में जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी वो काफ़ी इस चीज़ों को एक्सप्लेन करने में असमर्थ रही। वहीं यदि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करें तो आप वहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। हमने जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स देखे, हमने NO का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के देखा था, हमने H2O आयन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के देखा था, हमने हीलियम मॉलिक्यूल का जो आयन है हमारा उसका भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के देखा था और इसके आधार पर इनके बॉन्ड ऑर्डर भी निकाले थे। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो बहुत आसानी से जो हमारे विषम इलेक्ट्रॉन अणुओं के जो हैं उनको बहुत आसानी से वो एक्सप्लेन कर पाती है। अगला पॉइंट है कि इस सिद्धांत में सहसंयोजक बंध में आयनिक लक्षण दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता के अंतर पर निर्भर करते हैं। यानी कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे जो आयनिक नेचर है, जो हमारा जो कोवलेंट बॉन्ड में के अंदर जो हमारा आयनिक नेचर है उसे दोनों परमाणु की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है उसके आधार पर वो इसको एक्सप्लेन करती है। जबकि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसके अनुसार जो आयनिक लक्षण है अतिव्यापन करने वाले परमाणुीय कक्षकों की ऊर्जा के अंतर पर निर्भर करते हैं। यानी कि जिसकी विद्युत ऋणता अधिक होती है उसमें अंतर हमें देखने को मिलता है। यानी कि दोनों में डिफरेंस देखिए कि किस तरह से वह आयनिक कैरेक्टर जो है कोवलेंट बॉन्ड में उसको वो किस तरह से एक्सप्लेन करती है। अगला पॉइंट है हमारा कि इस विधि के अनुसार, इस सिद्धांत की जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसके अनुसार अनुनाद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह सिद्धांत अनुनाद संकल्पना द्वारा इलेक्ट्रॉन के विस्थानीकरण को स्पष्ट करता है। यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत अच्छे से रेजोनेंस को और किस तरह से इलेक्ट्रॉन के अंदर जो डीलोकलाइजेशन पाया जाता है उसको वो एक्सप्लेन करती है। वहीं जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है इस सिद्धांत में अनुनाद का कोई स्थान नहीं है क्योंकि यह सिद्धांत स्वयं ही इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण को अच्छे से स्पष्ट कर देता है। यानी कि हमें यदि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करेंगे तो वहाँ पर हम रेजोनेंस की बात करेंगे, लेकिन यदि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो इलेक्ट्रॉन का जो डीलोकलाइजेशन है उसको वो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर देती है। लास्ट पॉइंट है हमारा कि इस सिद्धांत से आणविक स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं होती। यानी कि कोई भी हम आणविक स्पेक्ट्रम है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अणुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण कर निम्न ऊर्जा स्तर वाले आणविक कक्षक से उच्च ऊर्जा स्तर में जा सकते हैं। इस प्रकार यह सिद्धांत आणविक स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। यानी जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम हमें मिलता है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन का आपस में ट्रांजिशन होता है, इसको ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आसानी से समझा पाती है। और इसे क्यों समझा पाती है? क्योंकि जो हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाए हैं उसमें जो सिग्मा है, सिग्मा स्टार है, पाई स्टार है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, इन सबको हमने डिस्कस किया है। तो किस तरह से थोड़ी भी एनर्जी लेने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, यानी कि बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर चला जाता है और उसकी वजह से हमें जो स्पेक्ट्रा मिलता है उसे ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है बहुत आसानी से एक्सप्लेन करने में सफल हुई है। तो बच्चों, हमने कोवलेंट बॉन्ड के केस में जो हमने सहसंयोजक बंध पढ़ा, तो सहसंयोजक बंध के अंदर हमने
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ा, साथ ही हमने जितने भी हाइब्रिडाइजेशन थे उन सब के बारे में पढ़ा। उसके बाद में किस तरह से हमारी वैलेंस बॉन्ड जो थ्योरी दी गई थी वो फेल हुई कुछ मॉलिक्यूल्स को की व्याख्या करने के लिए। उसके बाद में हमारी जो नई थ्योरी दी गई थी वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दी गई, और उसने बहुत सारे मॉलिक्यूल या जो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे समझ के बाहर थी, जो जिसे हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर नहीं समझ पा रहे थे, उसको उसने समझाया। तो बच्चों, यहाँ आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।